जीवन के अधिकार का पार्ट है। कितने सारों 20 अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा बता दिया है। पिछले 70 साल में उसको इंटरप्रेट करते हुए, उसकी व्याख्याएं करते हुए, तो हमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चर्चा करनी है कि उसके माध्यम से एक्सपेंशन हुआ। दूसरा, रोल ऑफ जुडिशियरी, इसके माध्यम से भी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है। तो इस तरीके से हमें आंसर लिखना है, एग्जाम्पल देने हैं। तो 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? छोटे राज्य निर्माण की मांग के औचित्य का परीक्षण भी करें। मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। What has been the justification for the demand of small state formation? तो 2 पार्ट हैं प्रश्न के। पार्ट 1 है, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, राज्य निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया। तो एक तरह से ट्रेडिशनल पार्ट है ये, क्या व्यवस्था है संविधान में राज्य के निर्माण की, वो हमें दिखानी है। और फिर सेकंड पार्ट है, स्मॉल स्टेट्स या छोटे राज्य निर्माण का औचित्य, जस्टिफिकेशन। तो इसके पक्ष में कुछ आर्ग्यूमेंट और इसके अगेंस्ट या विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स। तो हमारे आंसर में इतनी बातें होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट जैसा देख रहे हैं कि फैक्चुअल होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है राज्यों के बनने की, हमें उसकी चर्चा कर लेनी है। आर्टिकल 3 और 4 आप आंसर की शुरुआत तो आर्टिकल 1 से करें, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई है। भारत को हमने यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। यहां से आप आंसर की शुरुआत कर सकते हैं कि भारत में हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, उसमें भी यूनियन मॉडल को अपनाया। आर्टिकल 1 में हमने 3 तरह की इकाइयों की व्यवस्था की है, राज्य क्षेत्र या स्टेट, यूनियन टेरिटरीज या संघ राज्य क्षेत्र, और प्लस एक्वायर्ड एरियाज या अर्जित क्षेत्र। कितने राज्य, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, हम उनकी चर्चा कर लें। तो फर्स्ट पैरा में तो ये बातें आप दिखाएं, वहीं से फिर आगे जोड़ें, प्रश्न को आगे बढ़ाएं कि हमने यूनियन ऑफ द स्टेट बनाया है, जिसमें हमने केंद्र सरकार को ये अथॉरिटी दी है कि वो चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, पुनर्गठन कर सकता है, पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो ये यूनियन से जोड़ते हुए ये दिखा दें आप कि केंद्र सरकार को ये शक्ति है।
और तब उसके बाद फिर अब आप आए कि क्या प्रोसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य निर्माण की। तो अब उस प्रोसेस को आप डिस्कस कर लें। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से विधेयक आएगा, राज्य संबंधित राज्य के पास भेजा जाएगा। पहले प्रावधान नहीं था मूल संविधान में राज्यों से पूछने का, बाद में हमने प्रावधान कर दिया कि राज्यों की भी राय ले ली जाएगी, लेकिन राज्यों की राय को मानने की बाध्यता नहीं होगी। राष्ट्रपति जब राज्यों के पास भेजेंगे विधेयक, एक टाइम लिमिट तय कर देंगे कि कितने दिन में राज्यों को अपना यस नो बताना है या जो भी अपने सजेशंस हैं उन्हें बताने हैं। टाइम लिमिट चाहें तो प्रेसिडेंट बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वही रखें टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट में राज्यों को अपनी राय देना जरूरी है, मानना केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्यों की जो भी एडवाइस है, सजेशन है, माने नहीं माने सेंट्रल गवर्नमेंट, दोबारा राज्यों के पास नहीं भेजना है, हम पार्लियामेंट में रखते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी जो प्रोसेस है हमें वो चर्चा कर लेनी है। और फिर हमें सेकेंड पार्ट पे आना है, छोटे स्मॉल स्टेट्स या छोटे राज्य, उनका जस्टिफिकेशन। तो हमें दिखाना है कि समय समय पे हमारे देश में नए नए राज्यों के निर्माण की मांग उठती रहती है। रिसेंटली क्या मांगे उठ रही हैं तो चर्चा कर लें हम। बुंदेलखंड हो, बोडोलैंड हो, गोरखालैंड हो, यूपी को 4 स्मॉल स्टेट में डिवाइड करने के चर्चाएं हो, तो अक्सर इस तरह की मांगे उठती रहती हैं। सबसे रिसेंटली हमने तेलंगाना एक नया राज्य बनाया, तो वो अब हम इन सब की चर्चा कर लें थोड़ा सा पहले कि किन स्मॉल स्टेट्स की डिमांड हो रही है, कौन से स्मॉल स्टेट्स ऑलरेडी हमने बनाए हैं। उत्तराखंड हो, झारखंड हो, या नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट देखें, गोवा वगैरह। अभी जिन राज्यों की मांग हो रही हो, फिर तब हम आए इस पे कि अब क्यों छोटे राज्य बनाने हैं, उनके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और उनके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं, तब हमें इसकी चर्चा करनी है। फेवर में दिखा दीजिए, राज्य छोटा होगा, आबादी पॉपुलेशन कम होगी, तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनके टाइमली समाधान की हम उम्मीद कर पाएंगे। इजीली लोग अपने गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इजीली मिल पाएंगे, अपनी शिकायतें, समस्याएं रख पाएंगे। पीपल्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। समावेशी विकास को, इंक्लूसिव ग्रोथ को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा स्टेट है तो एक पर्टिकुलर हिस्सा उसका डेवलप हो गया है, एक ऐसा हिस्सा पिछड़ा रह गया है क्योंकि बड़ा स्टेट है, सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है सभी एरियाज पे। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कल्चरल जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से फुलफिल हो जाती हैं स्टेट छोटा हो तो ये हम फेवर में दे आर्ग्यूमेंट्स कर दें। और फिर अगेंस्ट या एंटी हमें जो चीज़ें दिखानी है, विपक्ष में तर्क, हम वो भी दिखा दें कि छोटे राज्य विकास की गारंटी हो, ऐसा नहीं है। कई सारे छोटे राज्य जो हमने बनाए, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि 20 साल में कोई बहुत डेवलपमेंट हो गया हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता और एक गंभीर समस्या है। स्टेट छोटे हो जाते हैं, उतनी अगर मैच्योर वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, पॉलिटिक्स उतनी मैच्योर नहीं है। तो गोवा एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि कितनी सारी सरकारें आती जाती रहती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है क्योंकि पूरा सेटअप आपको करना है, नई राजधानी बनानी है, पूरा नया सेटअप करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेके और पूरा गवर्नमेंट मशीनरी, तो खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। छोटा स्टेट हमने बना दिया, लेकिन अगर पर्याप्त वहाँ रिसोर्स उपलब्ध नहीं है तो और दिक्कतें, नई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो हमें अब विपक्ष में भी कई सारे तर्क देने हैं और तब हमें कंक्लूड करना है कि छोटे राज्य या बड़े राज्य
ये वास्तव में बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होना चाहिए जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, कौन से रिसोर्स किस मात्रा में उपलब्ध है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाए कि छोटे राज्य बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं। तो ये केवल पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो सकते हैं, बल्कि स्थानीय जरूरतें, सुविधाएं और स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स वहाँ क्या हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या समाधान उनका हो सकता है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए रीजनल डिस्पैरिटीज़ कितनी हैं, असमानताएं वगैरह, और तब डिसीजन लिए जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम हो पाएगा। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर दें तो 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा ये आपका। तो ये सेक्शन ए था। थोड़ा तेजी से करें, हम अभी 4 ही प्रश्न कर पाए, लगभग 1 घंटा हो गया है। थोड़ा तेजी से बढ़ें अब आगे, थोड़ा ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं मैं, थोड़ा कम करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में विविधताओं को मिटाने की जगह विविधताओं को बनाए रखते हुए एकता की कोशिश की गई। अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं उनमें अपेक्षित बदलावों की चर्चा करें। इंडिया हैज tried to retain its diversity and yet aims at establishing unity. Which constitutional provisions are related to preserving minority rights and what changes are expected in those provisions? तो विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आप देखिए प्रश्न में एक स्टेटमेंट लिखा है विविधता में एकता वाला ही, जो कि भारतीय शासन व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। प्रश्न कह रहा है भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, हमने उनको खत्म करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उनमें यूनिटी या एकता बनाने की कोशिश की है। और इस संदर्भ में हमें माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनकी चर्चा करनी है और उनमें क्या बदलाव, अपेक्षित बदलाव, कुछ उसकी सुझाव देने हैं। तो विविधता में एकता हम शुरुआत करें। भारत बहुत सारी डाइवर्सिटीज या विविधताओं वाला देश है। क्यों, तो थोड़ा सा उसकी भी चर्चा हमें करनी है कि क्यों इतनी विविधताएं हो गई। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि जो बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए और फिर यहीं बस गए, तो हमारा अपना एक जो मूल कल्चर था और प्लस फिर जो विदेशी आए, विदेशी भी बहुत अलग अलग आए। तो प्राचीन काल से लेके आज तक थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सपोर्ट लेते हुए यहाँ दिखाएंगे कि कैसे इतनी विविधताएं हो गई, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, चाहे वो रंग या और अन्य आधारों पर विविधताएं हो, रीजनल डिस्पैरिटीज या और जो तो हमें थोड़ा सा इन सब की चर्चा करनी है कि विविधताएं क्यों हैं और कितने तरह की विविधताएं हैं। तो कल्चरल भी हैं, सोशियो इकोनॉमिक भी हैं, जियोग्राफिकल भी हैं, रिलीजियस भी हैं, कास्ट बेस पे भी हैं। तो जो अलग अलग आधार पे क्या विविधताएं हैं हमारे देश में, हमें वो दिखाना है। तो क्यों है और क्या है।
लेकिन फिर हमें दिखाना है कि हमने समावेशी कंपोजिट कल्चर पे जोर दिया है, समावेशी संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और इन सारी विविधताओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का ही हमेशा हमारा रवैया रहा है। हमारे संविधान में भी हमने उसी वसुधैव कुटुंबकम को ही अपनाया है। सबकी समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, इक्विटी, फ्रीडम, इन सब पे हमने जोर दिया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है तो उसी में देखिए हमने सारी बातें लिख दी, उसी में वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमें दिखाई देता है। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा प्रश्न का, सबको साथ लेके चलने का प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो आज हमारी सरकार कहती है। और फिर सेकेंड पार्ट में हम आएंगे तो माइनॉरिटीज के लिए क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर फैक्चुअल होगा, उन प्रोविजंस की आपको चर्चा करनी है। तो आप आर्टिकल 15-16 दिखा दीजिए, जिसमें कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई हम भेदभाव नहीं करेंगे, रिलीजियस बेस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाना है, पार्शियलिटी नहीं होगी, सबके साथ हम समान व्यवहार करेंगे। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से 18 और उसी में आर्टिकल 15-16 में है प्रावधान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 25 से 28 की आप चर्चा कर लीजिए, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, जो भी धर्म हम मानना चाहें माने, प्रचार प्रसार करें, कोई पाबंदी नहीं है। तो हमें उस सब की चर्चा कर लेनी है। धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट का भी राइट है हमें, जो भी रिलीजियस मैटर्स हैं हमारे उनके मैनेजमेंट का राइट, तो वो सब हम यहाँ दिखा दें। आर्टिकल 29-30 की चर्चा कर लें, जिसमें जो भी हमारे कल्चरल, धार्मिक, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन, उन सबको, शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापना का, उन्हें बनाए रखने का अधिकार है, हम उन सब की चर्चा कर लें। आर्टिकल 46 में हम दिखा दें कि वीकर सेक्शन या कमजोर वर्गों के विकास के लिए सरकार प्रयास करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उस तरह की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 46। अब उन कमजोर में माइनॉरिटीज भी हो सकते हैं। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजन है, मेनली फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें उनकी चर्चा करनी है यहाँ। और फिर हमें दिखाना है कि क्या कुछ किया जा सकता है, अपेक्षित बदलाव कुछ। तो अपेक्षित बदलावों में हमें थोड़ा डेटा यहाँ चाहें तो आप कोट कर सकते हैं डेटा, कि क्या स्थिति है माइनॉरिटीज की हमारे देश में। तो एमपीज, एमएलएज मतलब पार्लियामेंट में, राज्य विधानसभाओं में कितना रिप्रेजेंटेशन है इनका, 5 to 6%। सिविल सर्विसेज में कितना रिप्रेजेंटेशन है इनका। तो अगर आपके पास है इस तरह का कुछ डेटा तो आप दिखा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में डेटा, मिलिट्री में डेटा, एजुकेशन में क्या स्थिति है माइनॉरिटीज़ की, उसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, वीमेन लिटरेसी कितनी है माइनॉरिटीज़ की, आप थोड़ा सा ये डेटा दिखा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी मतलब केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ नहीं, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट लेके चलना है अल्पसंख्यकों का। वो धर्म के आधार पे हो, वो भाषा के आधार पे हो, वो कल्चर के आधार पे हो। तो अल्पसंख्यक तो हर आधार पे हो सकते हैं, केवल धर्म। जनरली हम रिलीजियस माइनॉरिटीज की ही बात करते हैं, लेकिन आपको कल्चरल भी, आपको जो अन्य आधारों पे भी माइनॉरिटीज हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए बात करनी है।
और फिर अपेक्षित बदलाव, तो बस ये जो डेटा से ही आपको देखिए मिल जाएगा बदलाव कि अगर विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो हमें इसकी व्यवस्था करनी है। सबसे पहली बात तो एक जो आपको यहाँ सुझाव देना है, जो कि चल भी रहा है, कि माइनॉरिटीज को नए सिरे से डिफाइन किया जाए। अल्पसंख्यक की परिभाषा ही हम डिफाइन और डिसाइड करें। क्या ये नेशनल लेवल पे डिसीजन होना चाहिए माइनॉरिटीज का, या स्टेट वाइज रीजन वाइज डिसीजन होना चाहिए माइनॉरिटीज का। हम अगर मुस्लिम्स को माइनॉरिटी मानते हैं तो पूरे देश के लेवल पे तो हम कहते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं उन्हें हिंदू से, लेकिन कई ऐसे स्टेट या कई ऐसे रीजन हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां फिर हिंदुओं को माइनॉरिटी माना जाए। तो माइनॉरिटीज की नई डेफिनेशन, सबसे जरूरी तो यही है कि अल्पसंख्यक शब्द को हम नए सिरे से आज की जरूरत और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए डिफाइन करें। एक सबसे बड़ा काम तो यही है। बाकी फिर वही कि सिविल सर्विस में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो हमें करना होगा, लेजिस्लेचर्स में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, व्यवस्था करनी होगी। सरकार जो योजनाएं कार्यक्रम चला रही है, उस्ताद योजना सरकार ने शुरू की माइनॉरिटीज के लिए, नई रोशनी योजना, तो थोड़ा सा हम इनका जिक्र कर लेंगे, लास्ट में कंक्लूड कर देंगे आंसर अपना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रवाद की विचारधारा को क्षेत्रीय दलों की राजनीति ने कैसे प्रभावित किया है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का सकारात्मक नकारात्मक पक्ष बताएं। हाउ हैज द पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म इन्फ्लुएंस द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। State the positive and negative aspect of the growing role of regional parties। तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में अंतर दिख रहा है हमें। हिंदी में लिखा है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को क्षेत्रीय दलों की राजनीति ने कैसे प्रभावित किया है, मतलब रीजनल पॉलिटिक्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है। इंग्लिश में लिखा है हाउ हैज द पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म इन्फ्लुएंस द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ बेसिकली होना चाहिए पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म इन्फ्लुएंस द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। तो हम यही माने कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म, इन्होंने नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की विचारधारा को कैसे प्रभावित किया है। और फिर सेकेंड पार्ट है कि क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोइंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। सो शुरुआत कीजिए आप आंसर की कि राष्ट्रवाद है क्या, नेशनलिज्म क्या है। पर्सनल इंटरेस्ट, रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को वरीयता देना, प्रायोरिटीज हो राष्ट्रीय हितों के लिए। देश की जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, वो सर्वोपरि हो हमारे लिए। अपने निजी हित, व्यक्तिगत हित, अपने क्षेत्रीय हित सेकेंडरी हो जाएं हमारे लिए, राष्ट्र सर्वोपरि। आप देखिए मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, उनका तो लोगो मोटो ही यही होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि। तो बस वही नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरना, किसी भी हद तक चले जाना। तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करें। राष्ट्रीय हितों का समर्थन,
अब क्षेत्रीय राजनीति कैसे प्रभावित कर रही है राष्ट्रवाद की विचारधारा को तो हम दिखाएं। हम विविधता की चर्चा करें भारत में कि भारत एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री या विविधतापूर्ण समाज है। अगेन धर्म जाति क्षेत्र के आधार पर जो बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं उनकी चर्चा करें आप कि कितने तरह की विविधताएं हमें देखने को मिल रही हैं अपने देश में, और उन विविधताओं को रिप्रेजेंट करने के लिए रीजनल पार्टीज, तो वहां से आप रीजनल पार्टीज को जोड़ दें। तो राष्ट्रवाद दिखा दिया आपने, फिर भारत में जो विविधताएं डाइवर्सिटीज हैं उनकी चर्चा कर ली आपने, और यहीं से जोड़ देना है फिर आपको क्षेत्रीय दलों की भूमिका को कि एक दो नेशनल पार्टीज से ये अपेक्षा कर पाना कि वो सभी तरह की विविधताओं को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कई बार कठिन हो जाता है। इतना बड़ा देश है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, धर्म जाति क्षेत्र भाषा लिंग, इतने आधार पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं कि एक दो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज उन सारी डाइवर्सिटीज को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं, इसमें डाउट है। तो फिर क्षेत्रीय जो रीजनल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको उठाने के लिए रीजनल पार्टीज का जन्म होता है। आप थोड़ा सा यहां से भी जोड़ दें कि हमने अपने देश में वैसे भी इन्हीं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को अपनाया है, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया है। तो इसलिए राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी नहीं वर्ड यूज करें, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं अस्तित्व में। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां कैसे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर रही हैं हम दिखाएं, उसी में हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी दिखा दें, तो एक ही साथ हम मिक्स करें यहाँ चीजों को, क्योंकि जो प्रभाव होगा राष्ट्रीय पार्टियों का वही बेसिकली पॉजिटिव भी होगा प्रभाव और नेगेटिव भी होगा, सो उसी में हम इसको ले लें। तो सकारात्मक प्रभाव दिखाएं कि भाई ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से उठाती हैं, स्थानीय जरूरतों समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम करती हैं, ज्यादा बेहतर ढंग से उनके समाधान का प्रयास होता है। जो अपना लोकल कल्चर है, सोसाइटी है, लैंग्वेजेस है, उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से ये प्रोटेक्ट कर पाते हैं, गुड गवर्नेंस में मदद कर देते हैं, उन सब के माध्यम से ये हमें। तो हमें अब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाने हैं कि इतना बड़ा देश है, बिना रीजनल पार्टीज के तो बड़ी समस्या है। एग्जाम्पल कोट कर लें हम लोग, अपने बिहार का ही कोट कर लें एग्जाम्पल की रीजनल पार्टी जो भी वहां आरजेडी वगैरह, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लिखें, लेकिन दिखाएं कि भाई हमारे स्टेट में बहुत सारी या जो भी रीजनल पार्टीज हैं, और हमारे अड़ोस पड़ोस के स्टेट हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, तो हम देख रहे हैं कि कई सारी महत्वपूर्ण रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत समय तक वो गवर्नमेंट में रही हैं रीजनल पार्टीज, और उन्होंने स्थानीय समस्याओं के समाधान में केंद्र सरकार तक उन समस्याओं को रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो विद एग्जाम्पल्स हम चर्चा करें सकारात्मक पक्ष, और फिर कुछ नकारात्मक पक्ष या कमियां भी दिखा दें कि कई बार नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रीजनल इंटरेस्ट हावी होने लगते हैं। इससे जो नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी है, भावना है, चोट पहुंचती है। वाटर डिस्प्यूट आप देखिए, नदी जल विवाद वगैरह, तो पंजाब हरियाणा हो, कर्नाटक तमिलनाडु हो, आए दिन के बाद विवाद होते रहते हैं इनके बीच में। तो जो नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकीकरण की भावना है उसे ठेस पहुंचती है। इवन कई बार तो हमारे देश में ऐसी चीजें भी हमने देखी हैं कि फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे इश्यूज भी ये पॉलिटिकल जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अफेक्ट करने लगती हैं, और इनका इम्पैक्ट देखा जाता है। यूपीए सरकार के दिनों में मनमोहन सिंह जब पीएम थे, तमिलनाडु के डीएमके ने
तमिल इशूज को लेके उनकी श्रीलंका यात्रा होनी थी, उस पे कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, मनमोहन सिंह ने अपनी श्रीलंका की यात्रा को रद्द कर दिया। डीएमके पार्टी केंद्र की यूपीए गवर्नमेंट का पार्ट थी, तो फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस को तक ये प्रभावित करने लगते हैं। कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनका हमारे देश में, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे देश की एक क्रेडिट है उस पर। भाई रीजनल इशूज आप उठाएं समझ में आता है, लेकिन कई बार वो रीजनल इशूज ऐसे हो जाते हैं जो अब इंटरनेशनली जुड़े हैं। बिहार का नेपाल से अगर कुछ रिलेशन इस तरह का है, तमिलनाडु का श्रीलंका के साथ कुछ अगर टसल है, तो अब उसमें अगर आप फॉरेन पॉलिसी को भी प्रभावित करने लगेंगे तो कई बार फिर वो तो नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी समस्या हो जाता है। उससे जो देश की रक्षा सुरक्षा है और सबके लिए भी कई बार फिर हमें खतरे होने लगते हैं। प्रवासियों का मुद्दा वगैरह आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जो भी, कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, उसके बहुत सारे खतरे होते हैं कि फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी केंद्र स्तर पे कई बार दिखती है। नेशनल पार्टीज के अलावा रीजनल पार्टीज भी होंगी, वोटों का बंटवारा होने लगेगा, नेशनल पार्टीज को मेजॉरिटी नहीं मिल पाएगी, रीजनल पार्टी के सपोर्ट से उन्हें कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है सेंट्रल लेवल पे, और उससे कई बार पूरा जो 5 साल का कार्यकाल है वो नहीं हो पाता है। तो अब जो इनके खतरे हैं हमें उनकी चर्चा कर लेनी है और तब फिर कंक्लूड करना है कि राष्ट्रवाद हो, रीजनल पार्टीज हो, ये वास्तव में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक हैं। हमें इनको साथ लेके चलने की जरूरत है ताकि हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को भी नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं हम उनको भी ध्यान रख पाएं, वहां समान समावेशी विकास हो। ऐसा नहीं कि देश के दो हिस्से विकसित हो जाएं, दो विकासशील रह जाएं, इंडिया और भारत का एक डिवीजन हमारे देश में हो गया है तो वो नहीं हो। गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब इंडिया हो गए, बिहार झारखंड बंगाल भारत हो गए। विकसित भारत विकासशील भारत या इंडिया और भारत तो ये ना हो, तो हमें ये भी देखना है। तो राष्ट्रीय एकता सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन क्षेत्रीय हित, क्षेत्रीय विकास, समान विकास, समावेशी विकास भी जरूरी है। तो हम कंक्लूड कर दें इस तरीके से। तो 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा ये। अगला 7 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। प्रश्न ई गवर्नेंस को परिभाषित करें। केंद्र एवं बिहार स्तर पर विभिन्न ई गवर्नेंस कदमों की चर्चा करें। इसके क्या लाभ हैं? डिफाइन ई गवर्नेंस, डिस्कस वेरियस e-governance steps taken at the level of union government and government of Bihar. What are its benefits? तो आप थोड़ा संक्षेप में ही देखें, काफी समय हम लोगों ने ले लिया, 1.5 घंटा हो गया, 6 प्रश्न डिस्कस हुए हैं। तब जो आसान प्रश्न है थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रश्न एकदम आसान प्रश्न ही है। प्रश्न में फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कि ई गवर्नेंस क्या है, डिफाइन ई गवर्नेंस, तो हमें उसकी परिभाषा देनी है। फिर उसके बाद पार्ट सेकंड है कि केंद्र और बिहार स्तर पर ई गवर्नेंस कदम, तो सेंट्रल लेवल पे क्या एफर्ट हुए हैं ई गवर्नेंस के, और बिहार लेवल पे, तो ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं। इट्स बेनिफिट्स, ई गवर्नेंस के लाभ या बेनिफिट। तो चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को मिला दीजिए। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है कि इसी क्रम में आप लिख दीजिए। सबसे पहले ई गवर्नेंस को डिफाइन कर दीजिए,
फिर सेंट्रल लेवल और बिहार लेवल पे क्या क्या काम हुए ई गवर्नेंस के वो दिखा दीजिए, फिर उनके बेनिफिट्स दिखा दीजिए। चाहे तो आप ऐसा भी कर लीजिए कि डेफिनेशन और बेनिफिट्स इनको एक साथ कर दीजिए। तो पहले आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट डिफाइन कर दीजिए, दोनों को मिक्स करके एक पार्ट, और फिर दूसरा पार्ट आप दिखा दीजिए कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे क्या काम हुए हैं ई गवर्नेंस के। प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं ये, आंसर में इतनी चीजें होनी चाहिए, अब आप ऊपर लिखें या नीचे इससे फर्क नहीं है। थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाए प्रेजेंटेशन तो भाई अच्छी बात है। सो मेरे हिसाब से तो आप डेफिनेशन और बेनिफिट्स एक साथ दिखाएं कि जब हम शासन व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई प्लस गवर्नेंस दो वर्ड हैं उसमें, ई है इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नेंस शासन सरकार चलाने का तरीका। हाउ टू रन गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के और मतलब भी बताए जाते हैं, बेसिक मीनिंग तो यही है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, लेकिन जो ई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ई गवर्नेंस में उसकी और मतलब भी है। इजी गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, इफेक्टिव एफिशिएंट गवर्नेंस। तो ये जो डिफरेंट डायमेंशन है ई गवर्नेंस के, हम वो भी दिखा दें। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अलावा इजी गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। हम यहां दिखाएं कि ई गवर्नेंस से स्मार्ट गवर्नेंस होती है और स्मार्ट गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस होती है। तो ये सब हम करें। फायदे भी चूंकि हमने कहा साथ ही में दिखाना ज्यादा समझदारी है, तो वहीं से हम बेनिफिट्स भी दिखा देंगे सब। स्मार्ट एस है, सिंपल एम है, मोरल ए है, अकाउंटेबल आर है, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल टी है, ट्रांसपेरेंट। तो ये सब तो फायदे भी देखिए आ जाएंगे वहीं से। तो जो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन, उसी के साथ हम मर्ज कर देंगे, बेनिफिट्स मिला के हम लिख देंगे। ये गुड गवर्नेंस, बिहार को कहा ही जाता है गुड गवर्नेंस वाला स्टेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, तो हम यहाँ सुशासन गुड गवर्नेंस से जोड़ेंगे ई गवर्नेंस को, तो ये हो जाएगा। और देन फिर फैक्चुअल है सेकेंड पार्ट, कि सेंट्रल लेवल पे क्या प्रयास हुए हैं ई गवर्नेंस के और बिहार के लेवल पे क्या प्रयास हुए हैं। सो आपको दिखाना है सेंट्रल लेवल पे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया था, अब अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो उसी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का ही एक परिवर्तित रूप डिजिटल इंडिया। सरकार ने बहुत सारे जो ऐप बनाए हैं, प्लेटफॉर्म बनाए हैं ई गवर्नेंस के, आप दिखा दीजिए। कोरोना के दौर में आरोग्य सेतु ऐप हो, उमंग ऐप हो, उसके पहले प्रगति प्लेटफॉर्म हो, भारत नेट कार्यक्रम चल रहा है पंचायतों को जोड़ने के लिए, जैम पोर्टल। तो जो कुछ आप यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के दिखा दीजिए, और उसी तरीके से भाई बिहार सरकार के भी ई गवर्नेंस जो पहले हैं उनकी चर्चा कर लीजिए। तो ये आपका 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है? इसका अनुच्छेद 226 से अंतर स्पष्ट करें। उन आधारों की भी चर्चा करें जिससे अनुच्छेद 32 एवं 226 के उपयोग की संभावना बढ़ गई है। Why has Article 32 of the Constitution of India been held as the soul of the Constitution? Explain its difference from Article 226. Discuss the grounds which has led to the increased use of Article 32 and Article 226. तो देखिए आप,
फर्स्ट पार्ट प्रश्न का, कि आर्टिकल 32 सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा क्यों? वाई सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सेकेंड पार्ट, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का कंपैरिजन, 32 और 226 का अंतर।